नमस्कार, युवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी नल जल योजना। 20 दिन से लापता युवक की तलाश कराए जाने परिजनों ने पुलिस महानिरीक्षक को सौंपा ज्ञापन। सोहागी थाना अंतर्गत महिला की अंधी हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। लेन देन को लेकर सगे जीजा ने की थी हत्या। और भरे मंच से भाजपा विधायक ने कांग्रेस पर किया तीखा प्रहार। कांग्रेस ने भी किया पलटवार। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा जिले के मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हर घर मीठा जल पहुंचाने का जो वादा किया था, अब वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। रीवा जिले में नल जल योजना में कुछ इस तरह के भ्रष्टाचार हुए हैं कि इसकी गूंज पूरे मध्य प्रदेश में सुनाई देने लगी है। बीते मंगलवार को राजनिवास में हुई बैठक में संविदाकारों ने कार्यपालन यंत्री पर विभिन्न तरह से कमीशन मांगने का खुला आरोप लगाया। मामला इतना बढ़ा कि भ्रष्टाचार की शिकायत उप मुख्यमंत्री तक पहुंची। मध्यस्थता करने उनके निज सचिव राजनिवास पहुंचे। समझौता तो नहीं हुआ, उल्टा सड़क पर उतरकर संविदाकारों ने कार्यपालन यंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान पीएचई विभाग के कर्मचारियों का एक शिकायती पत्र भी चर्चा का केंद्र बना रहा। ग्रामीण क्षेत्रों की हकीकत यही है कि नल है तो जल है की जगह हवा दे रही है टंकी, लेकिन पानी नहीं है। पता चला कि जो संविदाकार भ्रष्टाचार का शोर मचा रहे थे, उनमें से कुछ के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। बताया जा रहा है कि 3 संविदाकार इस योजना में ब्लैक लिस्टेड हो चुके हैं, जिन्हें न्यायालय से 2 महीने पहले ही राहत मिली है। डिवीजन में संजय पांडे जी जो कार्यपालन यंत्री के पद पर पदस्थ हैं, हम लोग प्रभारी कार्यपालन यंत्री के, वो मूल उनका पद एसडीओ है। तो 2 साल से हम लोग उनकी कार्यशैली को झेल रहे हैं। हमने देखा कि कोई भी काम हो, उनसे केवल आदमी बात कर ले, कोई काम हो नहीं सकता। सारे जिले के जो काम है वो आपकी पदस्थापना की वजह से पूरे जो है तो कार्य प्रभावित हैं। किसी का भुगतान नहीं हो रहा है, किसी का डेप्थ एक्सटेंशन का काम लटका हुआ है, किसी की ड्राइंग अप्रूवल का काम लटका हुआ है, किसी की पाइप जो एक्सपेंशन होना है उसके पत्र नहीं जा रहे हैं सीपेट को, उसका कार्य रुका हुआ है। इस तरह से अन्य कई काम रुके हुए हैं। और भ्रष्टाचार की जो आपने बात करी, तो भ्रष्टाचार तो निश्चित रूप से चरम पर है। अब वो हम एक एक चीज उसको खोलें तो वो अच्छा नहीं है, परंतु भ्रष्टाचार पूरी तरह से अब चरम पर है अपने डिवीजन में। ऐसा कभी नहीं हुआ, इस तरह का कभी माहौल नहीं रहा। और जो उनका इस डिवीजन में आतंक है, उस आतंक से तो ना कोई कर्मचारी बचे हैं ना कोई ठेकेदार बचे हैं। सब कोई भयभीत हैं, सब कोई आतंक के उससे हैं। कई 2-3 ठेकेदार तो हार्ट अटैक आ गया, मृत्यु तक उनकी हो गई। और उनके आज तक 2-2 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, उनके तक क्लेम नहीं निकल पा रहे हैं, उनकी जो बिल आज तक नहीं लग पा रही है, उनके भुगतान नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी स्थितियां निर्मित हैं। जब विभाग की बात सड़क तक आ ही गई है, तो बता दीजिए किस तरह से पैसे की मांग की जाती है, जो कि आपने आवेदन में दिया। आप देखिए, उसमें फिर अपन इसको इसलिए नहीं कर सकते, आप ऑफलाइन जब बात करेंगे तो अपन उसको भी बता देंगे। उसमें कई लोगों के नाम ले लेके पैसे की डिमांड आती है, तो इसको आप ऑन द कैमरा, हम 1.5 साल हो गए, उनके तक क्लेम नहीं निकल पा रहे हैं, उन्हें बंधे हुए हैं। हम लोगों को काम करना है, हम लोगों को आपके पत्र में लिखा हुआ है बिल्कुल के नाम पर, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के नाम, बिल्कुल 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 के नाम पर बिल्कुल आप लोगों से वसूली की जाती है। बिल्कुल। आप लोग ये पैसा कहाँ से देते हैं? अब वो पैसे हमको नहीं देते, तो इसीलिए तो काम रुकता है। काम रुकता क्यों है भाई? यदि 5% की डिमांड हुई, हम 5% नहीं फिलअप कर रहे हैं, तो हमारे पेमेंट नहीं होगा। हमारी एमबी बिल बन के नहीं आएगा, ओटीपी नहीं जाएगी, इसलिए आप लोग देते हैं। जी, मजबूरी है, नहीं करेंगे तो भुगतान नहीं होगा। और देने के बाद भी चलो एक सिस्टम बना लो, आपको इतना चाहिए, ठीक है, हम आपको उतना किसी तरह से कर्जा काट के किसी से। मामला कुछ नहीं है, कुछ 1-2 संविदाकारों को कुछ गलतफहमी थी कि इस स्तर पर और मदद मिल सकती है, उन्हें स्पष्ट किया गया। और कुछ कार्यालय में ये था कि उनके कार्य में कभी कभी उनके कागज में तीव्रता से, तो मैंने संबंधित लिपिकों को बुला के कहा कि अगर कोई भी संविदाकार है, कोई जिस जो नियम के तहत है जो कार्य है, वह एक समय सीमा में हो। और मैं संविदाकारों को भी कहा कि आप, अगर आपको लगता है कि कोई लिपिक कोई कार्य करने में देरी कर रहे हैं, कागज में देरी कर रहे हैं, तो आप मेरे पास स्वयं आ जाएंगे और उस लिपिक को बुला के संबंधित को मैं आपके कार्य को कभी उनके कागज में तीव्रता से, तो मैंने संबंधित लिपिकों को बुला के कहा कि अगर कोई, तो मैं समझा ही सकता हूं, मैं उसमें और क्या बोलूंगा। सर, ये शासन की बहुआयामी योजना हर घर में मीठा जल पहुंचे, इसको लेकर शासन स्तर पर निगरानी की जा रही है, लेकिन गांव में जो स्थिति है, जो आपकी ये योजना है,
कुछ पाइपें बिछी हुई है लेकिन पानी नहीं है, टंकियां बनी है लेकिन पानी नहीं है, तो कैसे आप इसको मतलब अपने टारगेट पर अचीव कर पाएंगे? देखिए, मेरी जो यहाँ पदस्थापना हुई और ये मेरे संज्ञान में ये बातें आपने जब प्रमुखता से किया था, तो मैं हर विकास खंड के ग्रामों में भ्रमण करने के बाद प्रथम चरण में जो योजनाएं स्वीकृत थी, उस समय कोविड काल था, तो गांव की कुछ बसाहटें प्रथम चरण में स्वीकृत होना सर्वेक्षण में छूटी हुई थी। वो पूरा का पूरा सर्वेक्षण कराया गया आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से, वो पूरी की पूरी रिवाइज डीपीआर बनाई गई और 26 जून को अभी 2025 में वो पूरी रिवाइज डीपीआर पूरे रीवा जिले और मऊगंज जिले की मध्य प्रदेश शासन ने स्वीकृत कर दिया है। जिस ग्राम की जो बसाहटें छूटी थी वो समाहित हो गई हैं और 31 दिसंबर तक वहां पे जो स्वीकृत पुनरीक्षित कार्य किए गए हैं उनको कराने की सीमा रखी गई है और हम जनवरी, फरवरी, मार्च में उनका ट्रायल रन करके पूरी तरह ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करने का लक्ष्य रख के कार्य कर रहे हैं और वो कार्य पूरा हो जाएगा। जो संविदा कार्य किए बिना पैसा ले चुके हैं, कुछ संविदा कार्य यहाँ से ब्लैक लिस्टेड भी हो चुके हैं, तो इनका जो कार्य करने का तरीका था या फिर पूर्ण नहीं किया, इनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? तात्कालिक समय में 3 संविदाकार राज्य शासन ने काली सूची में दर्ज किया था, जिसमें से 2 संविदाकारों की याचिका पे पिछले माह राज्य शासन ने पुनरीक्षित विचार करते हुए और उनको 31 अगस्त तक पूर्व के स्वीकृत कार्य को पूर्ण करने की शर्त पे उनको इनका जो कार्य करने का तरीका था या फिर पूर्ण नहीं किया, इनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? कार्य है समय में 3 संविदाकार राज्य शासन जिनके थोड़े बहुत कार्य बाकी हैं, अनिवार्य रूप से उसे इस बार पूरा करके और उसका आखिरी देयक के साथ पूरे दस्तावेज गांव में बिछाई पाइपलाइन के नक्शे और उसमें जो घरों में कनेक्शन दिया गया उसकी सूची के साथ पूरी संकलित की जा रही है, जिससे वहां पे पुनरीक्षित कार्य जो हैं, जिन संविदाकारों को शासन ने सहमत के आधार पर अनुमति दिया हुआ है, लेकिन शासन की ने कुछ ऐसे संविदाकार जिनका कार्य ज्यादा शेष था पूर्व के कार्यों में, पूर्व स्वीकृत कार्यों में, वहां पे, और जिन संविदाकारों का निधन हो गया तो वहां पे निविदा की प्रक्रिया भी किया गया है। तो इन समस्त कार्यों को एक समय सीमा निर्धारित की गई है और वो समय सीमा में कार्य पूर्ण कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, लक्षित करके वो होगा। सर, बिना काम के भी यहाँ से भुगतान हुए हैं, ऐसे भी संविदाकार जिनका कार्य ज्यादा शेष था पूर्व के कार्यों में पूछता नहीं आया है, शिकायतें जरूर लोगों ने किया है, परंतु ऐसा कोई प्रकरण यदि इस आखिरी देयक बनाने में संज्ञान में आता है तो उस पर अनुबंध के अनुसार जो कार्रवाई है वो क्या कहते हैं, नियमानुसार वो पूरी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा तो नहीं कि उसी मामले को दबाने के लिए आपके ऊपर दबाव बनाया जाना? देखिए, शासन की नीति और शासन के आदेशों के परिपालन में इस तरह की परिस्थितियां निर्मित होती हैं कि अगर मेरे पास जल जीवन मिशन में रीवा जिले में 48 ठेकेदार काम कर रहे हैं, रीवा मऊगंज जिले में, अब उस 48 ठेकेदार में अगर 4-5 संविदाकारों के कार्य अगर नहीं पूरे हैं और उन पे दबाव ज्यादा बना तो यह शासन की आदेशानुसार है, कोई व्यक्तिगत किसी से कोई देश का प्रश्न ही नहीं उठता है। रीवा शहर के चौराहा थाना क्षेत्र से बीते 20 दिनों से लापता युवक की तलाश कराए जाने को लेकर आज परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। रीवा शहर के चौराहा थाना क्षेत्र से बीते 20 दिनों से लापता युवक की तलाश कराए जाने को लेकर आज परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। घटनाक्रम को लेकर ओम प्रकाश कोल निवासी ग्राम कुइयां थाना चौराहा ने बताया कि बीते 30 अगस्त को उनका बेटा किशन घर से मजदूरी करने निकला था, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटा, जिसके बाद रिश्तेदारों के यहाँ पता तलाश की गई। जब बेटे का कोई पता नहीं चला तो चौराहा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन आज तक बेटे का कोई पता नहीं चला है। पीड़ित पिता ने बताया कि उनके बेटे घटना के दिन ग्राम डहिया थाना बैकुंठपुर एक युवती से मिलने गए थे, जहां युवती के परिजनों द्वारा किशन से मारपीट किए जाने की जानकारी मिली है। पिता को आशंका है कि लड़की के परिजनों ने ही मिलकर बेटे की हत्या कर शव को गायब कर दिया है, लेकिन पुलिस इस ओर जरा भी ध्यान नहीं दे रही है। पूछताछ हमने बालक से किया कि तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो। बालक ने बताया कि मैं जा रहा बुआ के यहाँ, हो सकता है कि और कहीं भी चले जा सकते हैं, ये बालक ने बोला। हमने सोचा कि हो गए शायद बुआ के निकल गया होगा। और उसके बाद उसी दिन की बात, 7वें संतान के दिन की बात थी। उसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ होने हो गया। फ़ोन लगाए सगाए तो मतलब फ़ोन नहीं उठ रहा था। फिर इसके बाद नात भाइयों को छानबीन करने लगे,
कहाँ है कहाँ नहीं, ना रिश्तेदारों से पता लगाने लगे। फिर इसके बाद हमारी एक सरास्ती मनकहारी भी आई थी, तो उन्होंने अपने यहाँ मनकहारी को फ़ोन लगाया रिलेशन में नाथ भाइयों के तहत। तो वहाँ ने फ़ोन बताए कि यहाँ नंबर है वहाँ का। तो वहाँ गए, माँ बाप गए, नंबर ले ही वहाँ से पता किए, डिहिया गांव को लगाए। डिहिया गांव को लगाए तो बताए, इन्होंने निशाने ने बताया कि बच्ची इनकी देखी होगी कि नहीं देखी होगी। सुजन का हमको सर वहाँ से मिली कि हाँ 7 संतान के दिन लड़का एक आया था, इस घर में आया था, इस घर में माने मारपीट हुई है, जो जहाँ बात हुई है इसके मामले वहीं बता सकते हैं सर। डिहिया गांव में कोई रिश्तेदारी थी आप? डिहिया गांव में रिश्तेदारी हमारी कोई नहीं थी। फिर काहे के लिए लड़का गया था? हो गया संबंधित के तहत गया होगा। किस संबंध के? किससे संबंध था? किससे मिलने जाता था? अरे हो गया सर, बिटिया लड़कों के तो जानते ही है, प्रेम प्रसंग का? प्रेम तब पसंद का मामला था, इसलिए गया होगा। वहाँ किसी के ऊपर आपकी संख्या तो नहीं है? संख्या तो नहीं ये की शंका हमें अब जहाँ तक हमारा रहा वहाँ तक तो हमें बता दी। अब इसके बाद जब वहाँ हमें बतावा गया तब तो हमें जानकारी मिली। कि जो आपके साथ में हमारे यहाँ जब फ़ोन लगाए इनकी जीजा हमारा का एक बच्चा अपने के गाँव का है, तो इनका लोग उनका हम बताएं, हमका नहा आज एक लड़का का 30 तारीख की बात, 30 तारीख का मारी थी लड़का का भी हमारे गाँव में। और वो लड़का हमारे घर के बगल से भाग है, तो जो लड़का मारी नहीं शुभम नाम का लड़का, तो पीछे पीछे ले लाठी का खेद रहा बच्चा का, वो पैर से लंगात रहा, धीरे धीरे भागत रहा, एक हाथ में चप्पल ले रहा क्योंकि कीचड़ रहा, तो कीचड़ को यहाँ से भाग नहीं पावर रहा। तो लड़का एक थी वो लगा ले रहा, एक हाथी में चप्पल और पैर से लंगात भाग है। वो लड़का पीछे से शुभम नाम के लाठी ले खेदे रहा, अनूप नाम के, अनुज और अनूपा को हाथी होकर दोनों को हाथी अनूप दिहायती होकर दूसरे के नाम ले थे हम। हाँ, फिर ओका यहाँ से खेद के ले गए। शाम के 5 बजे के करीब ओका हमारे यहाँ घटना हुई। वहाँ से वो लड़का भाग फिर बाद में खेद के दूर ले गए दूसरे गांव को, वहाँ का करी ओका मार डाली के का करी दे जाना, फिर आगे नहीं बताया इसकी कि घटना में फिर आगे का करी। किस चीज का विवाद था? कोई पुराना विवाद? नहीं, विवाद इनका पुराना नहीं। वहाँ गया वो लड़का क्या हुआ था कि जो लड़का के बदौलत वो लड़की ने बुलाया होगा अपने घरे, तभी तो वो लड़का वहाँ गया, नहीं तो क्या जानता कि कहाँ घर उसका है ना। वो लड़का यहाँ से गया है, जब पहले भी आता जाता रहा होगा? बिल्कुल जाता रहा होगा, तभी तो वो वहाँ गया। इसकी सूचना जब लड़का गुमशुदा हो गया, नहीं मिला जी, कई दिन हो गए, तो फिर आप लोग थाने में सूचना दिए थे? नहीं, पहले सूचना नहीं दिए, ये पहले हमारे यहाँ का लगाए हुए डिहिया गाँव का हमारे रिश्तेदार है, फोन लगाए कि जीजा का हमारे यहाँ लड़का आवा कौन थे अपना के गाँव को ही, तो हम बताएं कि साहब आज हुए मारी लगता वहाँ पे बैकुंठपुर थाना लगता है जी। फिर ये लोग गए हुआ पता लगाए, हमसे जितना जानकारी पान वो बताएं ना लोग उनका। फिर बैकुंठपुर गए तो थाने में रिपोर्टों कर, बैकुंठपुर वाले गए कि नहीं है सिनोई चुराटा से हुई थाना से, तो फिर चुराटा थाना आए। ये मारपीट की घटना कहाँ पे हुई? ये डिहिया गाँव में हुई। अभी आप लोग थाना कौन सा लगता है? बैकुंठपुर थाना लगता है जी। अभी आप लोग सोहागी थाना अंतर्गत महिला की अंधी हत्या का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही खुलासा किया है। रीवा पुलिस ने महिला की हुई अंधी हत्या का महज 24 घंटे के भीतर ही पर्दाफाश कर दिया। महिला का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका सगा जीजा निकला, जिसे महिला के 8 वर्षीय बेटे के सामने ही साथियों ने मिलकर हत्या कर दी। दरअसल महिला की अंधी हत्या का ये सनसनीखेज मामला जिले के सोहागी थाना क्षेत्र स्थित बारी चौरा गांव का है, जहां हमीदुल निशा पति मुराद अली 35 वर्ष का गुरुवार की सुबह कमरे के अंदर शव बरामद हुआ। आरोपी ने पुलिस को अपने इकबालिया जुल्म बयान में बताया कि उसने महिला के पति को रुपए उधार में दिए थे, जिसको वो वापस मांग रहा था। बुधवार की रात वो अपने दोस्तों के साथ उसके घर आया, शराब पार्टी की। इस दौरान महिला से पैसों को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी ने पहले महिला के साथ मारपीट की और उसके शोर मचाने का प्रयास किया, तो आरोपी ने उसका मुंह दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने फिलहाल इस हत्याकांड के चश्मदीद बने मासूम बेटे की मदद से न सिर्फ हत्याकांड का खुलासा किया, बल्कि हत्या करने वाले मुख्य आरोपी सहित एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है, जबकि वारदात में शामिल एक आरोपी फरार है। 17 की घटना है। सुबह जब ये घर से बाहर नहीं निकली हैं तो इनके परिजनों ने देखा कि इनको अंदर जाके देखा, जहां ये मृत अवस्था में अपने ही घर में पाई गई।
ये सूचना पुलिस को दी गई। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली है तो हमारे थाना प्रभारी सुहागी अपने बल के साथ वहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने तहकीकात प्रारंभ की। ये जो महिला थी, इनके पति मूलतः ट्रक चलाते हैं और बाहर थे। जिस समय घटना हुई उस समय महिला और उनका एक पुत्र जिसकी उम्र 6-7 साल है वही घर पे उपस्थित थे। जब ये पता चला कि बच्चा साथ में था तो उस छोटे बच्चे से जब पूछताछ की गई तो बच्चे द्वारा ये बताया गया कि रात के समय में इनके कोई फूफा जी हैं जो कि प्रयागराज से आए हुए थे। इतना बच्चे ने बताया और ये भी बताया कि मुझे बाहर कर दिया था और तभी ये घटना घटित हुई है। बच्चे के द्वारा जब इस प्रकार की जानकारी दी गई तो और तहकीकात की गई कि इनके रिलेशन के कौन से वो फूफा जी थे जो कि रात में आए थे। बच्चे ने ये भी बताया कि 2 लोग और थे। जैसे ही ये बताया गया तो आगे और तहकीकात की गई, पूछताछ की गई और प्रयागराज से 2 लोगों को उठाया गया है जिसमें एक नाबालिग हैं, 2 की अरेस्ट हो गई है। इन दोनों ने ही घटना को स्वीकार किया है और इन्होंने ये बताया कि इस महिला के पति से इन्होंने मतलब इस फैमिली ने कुछ रुपया ट्रक खरीदने के लिए लिया था और चूंकि वो पैसा अभी तक वापस नहीं हुआ था, इसी बात को लेके ये जो व्यक्ति हैं इससे महिला का वाद विवाद हुआ और वाद विवाद के चलते महिला का गला दबा के उसकी हत्या कर दी गई। तो 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, एक अभी फरार है जिसको बिजली विभाग के प्राइवेट ठेकेदारों की मनमानी के चलते निजी प्लाट पर ही खंभा गाड़ दिया गया। इसके बाद पीड़ित युवक ने जान देने की धमकी दे डाली। निराला नगर के रहने वाले अभिषेक कुमार पांडे ने बताया कि अपने घर को बनवाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी दौरान कुछ लोगों ने उनके प्लाट में बिजली का खंभा गाड़ दिया। उनकी शिकायत मंडल विश्वविद्यालय थाना और कलेक्टर हेल्पलाइन में भी की गई, लेकिन कोई मदद नहीं हुई। इसके बाद फरियादी ने अब विद्युत मंडल के अंदर जाकर जान देने की बात कही है। अभिषेक ने बताया कि उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, इसके बावजूद मंडल के प्राइवेट गुंडे उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, जिसके कारण अब वो आत्मदाह करने को मजबूर है, जिसकी पूरी जवाबदारी मंडल अधिकारियों की होगी। थाना में गए थे विश्वविद्यालय। मामला मेरा नाम अभिषेक कुमार नामदेव है। मेरी निराला नगर वार्ड नंबर 9 में जमीन है 28/30 की, जिस पर एमपीबी के अधिकारियों, कर्मचारी और ठेकेदार ने मिल करके और मोहल्ला वालों ने मिल करके ये लोग इनको जबकि चाहिए कि 2 घरों के बीच में 4 इंची का खंभा है लोहे का, तो 2 इंची हमारा और 2 इंची उनका लेके बीच में लगाए नाली के बाहर। लेकिन हमारा नाली के अंदर करके हमारा 4-5 फुट जमीन वो कर दिए। हमको उसमें निर्माण कराना है और हमारा घर उसमें उधर गेट नहीं बन पाएगा। हमारी पूरी जमीन बर्बाद हो गई और ठेकेदार से बात करने पर वो मनमानी पूर्ण बेईमानी तरीके से वो कार्य कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम हटवा लेंगे, लेकिन हटवाते नहीं, न कोई वो इस पर त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। मैं त्रस्त और तंग आ चुका हूं एमपीबी के द्वारा और मेरी स्थिति बहुत खराब है। मेरा जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए, मेरे साथ उस खंबे को निकाल करके नाली के बाहर लगाया जाए जिससे हमें न्याय मिल सके। प्राइवेट लैंड है और प्राइवेट लैंड में कैसे खंबा गाड़ दिए, क्या कहते हैं? ये मुझसे बिना कोई अनुमति नहीं ली गई, ना मुझे कोई बताया गया, ना मुझे कोई जानकारी। चोरी छुपे मोहल्ला वालों ने और एमपीबी के अधिकारी कर्मचारियों ने सब लोग मिल करके मेरा लगवाए हैं और यहाँ पर एमपीबी में आते हैं, कोई संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं, ना तो किसी तरह का ठेकेदार मदद करने को तैयार है। मुंह से बस बोलते हैं कर देंगे, हटवाते नहीं। मैं कह रहा हूँ इसको जो है इसको निकलवा करके नाली के बाहर इसको लगवा जी। सीएम हेल्पलाइन में हमने कल 19 तारीख को हमने उसमें भी शिकायत कर दी, लेकिन अभी कोई उस पर शिकायत कर चुके हैं। हमने शिकायत जो है कालपान यंत्री महोदय शहर संभाग रीवा हमने किया है, अधीक्षण यंत्री रीवा किया है और हमने विश्वविद्यालय थाना किया है, चूंकि उसका थाना विश्वविद्यालय लगता है। हमने वहां FIR कॉपी दिया, आवेदन किया हमने, उसकी रिसीव हमारे पास है। और उसके साथ साथ हमने जो है मैंने कालपान यंत्री, अधीक्षण यंत्री और विश्वविद्यालय थाना हमने इतनी जगहों पर अभी तक हमने दिया है आवेदन। मैं बहुत दिनों से भटक रहा हूं। मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे जमीन से है ना तत्काल खंभा हटाया जाए और नाली के बाहर लगाया जाए। नहीं, मैं इतना त्रस्त ग्लान हो चुका हूं कि मैं आत्मदाह यही एमपीबी में आके कर लूंगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी एमपीबी के अधिकारियों कर्म। बीते दिनों जनसभा में भरे मंच से सिद्धार्थ तिवारी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। मामले को लेकर कांग्रेस नेता राजेंद्र शर्मा का पलट बयान सामने आया है। क्या कहा कांग्रेस ने, सुनिए। देखिए क्या है, टिकट नहीं मिला उन्हें कांग्रेस में या नहीं मिल रहा था, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। ये उनका व्यक्तिगत मामला है, उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। वो जहां से चाहे जाके टिकट ले ली उन्होंने। पर कभी भी
भगवान ने याददाश्त इसलिए दी है, हमेशा ये याद रखना चाहिए कि किसी ने हमारे साथ क्या किया। दिग्विजय सिंह ने के शासनकाल में शिक्षा कर्मी, शिक्षा गुरु, पंचायत में कर्मी, इसके अलावा आंगनबाड़ी में इतनी नियुक्तियां हुई रीवा जिले में, सब शिव श्रीनिवास तिवारी के ही इशारे पे होती थी। शिव श्रीनिवास तिवारी जी के इशारे पे जो नियुक्ति हुई, वही आज उनका जनाधार बन के जिले में खड़ा हुआ। वही तो जनाधार है जो उनका वहां खड़ा हुआ है। आज आप ये कह रहे हो कि दिग्विजय सिंह जी ने कुछ दिया नहीं। दिग्विजय सिंह ने क्या दिया क्या नहीं दिया, इसकी बारीकी पूछनी है तो तिवारी जी के जो नजदीकी लोग हैं, जो कुछ कांग्रेस छोड़ के भाजपा में भी गए, कौशलेश द्विवेदी, इनसे पूछिए, इनसे इंटरव्यू लीजिए। ये बोलते हैं कि दिग्विजय सिंह ने क्या दिया क्या नहीं दिया। रमाशंकर मिश्रा भाजपा में चले गए, उनसे पूछिए कि दिग्विजय सिंह ने क्या दिया क्या नहीं दिया। सत्यनारायण चतुर्वेदी जी से पूछिए कि दिग्विजय सिंह ने क्या दिया क्या नहीं दिया। प्रतिमा अनावरण के समय जब पूरी कांग्रेस एक सुर में लगी हुई थी दादा की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए, तो उस समय सारे दिग्गज यहाँ मौजूद हुए। आप लोगों की मौजूदगी में काफी विवाद के बाद वो प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई। इस दौरान सिद्धार्थ तिवारी तो कहीं अपने बाबा को श्रद्धांजलि देते नजर नहीं आए, लेकिन अनर्गल बयान और अपनी भूमि बनाने के लिए वहां अपने दादा को तो अपना दादा वो बता रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह को दगाबाज बता रहे हैं। मामला क्या है, ये क्या चाहते हैं? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जहर उगलने के नंबर मिलते हैं और ट्रेनिंग दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जब बोलते हैं जहर उगलते हैं। भाई सांसद हैं, उनके बगल में बैठे थे, अभी होकी भरवा रहे थे और कुछ दिन पहले तिवारी जी को ही बुरा भला बोल रहे थे, और आज नहीं बोले, 3-3, 4-4 बार बोल दिए। उनको गुंडागर्दी, परिश्रय देने वाला, मतदाता सूची में गड़बड़ी करने वाला, और न जाने क्या क्या श्रीनिवास तिवारी को बोलते हो। श्रीनिवास तिवारी की मूर्ति को कह रहे थे पुलिस की छाती में गाड़ देंगे क्या, और वो वहां बैठ के उनका समर्थन कर रहे हैं। इनको तो मंच ही नहीं शेयर करना चाहिए उनके जनार्दन मिश्रा के साथ। और भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस के लोगों का इस्तेमाल ही कांग्रेसियों के खिलाफ जहर उगलने में करती है। रह गई बात मूर्ति स्थापना की, सिद्धार्थ ने कहा कि सीएम साहब ने मूर्ति में कृपा कर दी, नहीं तो मूर्ति नहीं लगती। मुझे लगता है कि सिद्धार्थ मैनेजमेंट की पढ़ाई की है, बहुत होशियार लड़के हैं। उनको ये समझना चाहिए कि नगर निगम महापौर अजय मिश्रा बाबा बनते हैं, पहली एमआईसी में उसका संकल्प पारित होता है। एमआईसी डिसीजन लेती है कि टेंडर करना है, उसकी कुछ दिन बाद टेंडर हो जाता है और मूर्ति का काम शुरू हो जाता है। इसमें मोहन यादव कहां से आ गए? मोहन यादव तो ऐसे आ गए कि एक भाजपा वाला काम रुकवाता है और दूसरा कहता है कि मैंने चालू करा दिया। चालू उन्होंने नहीं कराया, चालू कांग्रेस और जनता के दबाव में भारतीय जनता पार्टी के शासन ने किया। मैं तो इनके संपर्क में था। षड्यंत्र तो ये है कि कौन सा वो बीजेपी का नेता था जिसने 3 दिन के लिए काम रुकवाया, जानकारी उसकी चाहिए हमें। हम तो ये चाहते हैं, हमें तो अच्छा लगता कि उस मंच से ये डिस्क्लोज किया जाता कि कौन वो षड्यंत्रकारी नेता है। हमें तो वो षड्यंत्र भी मालूम है, तो मैंने जैसे बताया कि संबंधों की कुछ मर्यादाएं होती है, उनका पालन करना चाहिए। हमारा उस परिवार से नाता है और हम बहुत सारी ऐसी चीजें जो बोल सकते हैं, पर हम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि वो मेरा परिवार है। और जब तक सिद्धार्थ कांग्रेस में थे, हमने हमेशा अपना छोटा समझ के उनके साथ स्नेह दिया और उनके साथ खुल के रहते थे। पर जीतू पटवारी जी को बोला गया शराबी, मतलब उनकी उतरती नहीं है, ऐसे तक शब्द का इस्तेमाल किया गया। क्या मानते हैं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग में किया जाना चाहिए? जीतू पटवारी एक ऐसे नेता है जो देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं
डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा जिले में लगातार बढ़ रहे महिला और बाल अपराधों को देखते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा स्कूलों और कॉलेजों में लगातार शिविर लगाए जा रहे हैं। वहीं थाने बुलाकर भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आज रीवा शहर के महिया थाने में काफ़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं को पुलिस और उसकी कार्य प्रणाली की सही जानकारी देने के लिए विद्यालय प्रबंधन के द्वारा लाया गया। पहले तो ये मासूम बच्चे जब थाने पहुंचे तो अंदर एक दहशत दिखाई दी, लेकिन जैसे ही पुलिस से फ्रेंडली मुलाकात हुई, बच्चों ने पुलिस को फूल देकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। थाने के अंदर ही कुछ समय में बच्चे खेलकूद में लीन हो गए। इस दौरान जब पुलिस ने बच्चों को चॉकलेट खिलाई, साथ में उन्हें यह भी बताया कि किसी अनजान व्यक्ति के हाथ से चॉकलेट नहीं देना है। बच्चों को बदमाशों के संबंध में और उनकी एक्टिविटी के बारे में भी जानकारी दी गई। कुछ समय बाद बच्चे पुलिस के साथ खेलकूद करते नजर आए। बच्चे आपके थाने में विजिट कर रहे हैं, तो क्या सीखना चाह रहे हैं, इनको क्या आवाज़ है? बेसिकली इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम में था कि पुलिस का बिहेवियर, पुलिस का कार्य प्रणाली थोड़ा सा अभी से कच्ची उम्र में जब ये सारी चीजें देखेंगे तो इनको एक मोटिवेशन मिलेगा। और उन्होंने काफी अच्छे से बात की पुलिस से और पुलिस की कार्य प्रणाली को समझने का प्रयास किया, जितना वो इस उम्र में समझ सकते हैं या फिल्म वगैरह में देखा हुआ है तो उससे कोरिलेट करके वो देखना चाह रहे थे उसको। उन्हें काफी अच्छी अच्छी चीजें बताई गई यहाँ पर सभी स्टाफ के द्वारा और भविष्य के लिए मोटिवेशन दिया गया। काफी बच्चों को ये मन में भ्रांति, जैसे अभी देख रहे थे कि हम जेल में जाएंगे, ये न कहें तो उनको मतलब जो टीवी में देखा भाई उनको आभास था यही था उनके अंदर। तो यही सारी चीजें उनको बताई कि पुलिस आपके और आपके परिवार और सभी की सुरक्षा के लिए बनाई गई संस्था है, न कि किसी को भी पकड़ के जेल में भेज देने वाली संस्था है। और ये अपराधियों के लिए है और अच्छे लोगों के लिए यहाँ पर जो है पूरा सपोर्ट है, पूरी स्वतंत्रता है हर बात के लिए। इसी सब चीजों को लेकर उनको बच्चों को समझाया। अभी जब बच्चे यहाँ आए थे थोड़ा घबराए हुए थे, अभी सब खेल रहे हैं, तो क्या मोटिवेशन किया गया इनको? शुरू में आते ही साथ वो थोड़ा सा थाना और पुलिस जैसा कि उन्होंने फिल्मों में देखा हुआ है वैसा था, लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि ये माहौल बिल्कुल विपरीत है यहाँ का, तो फिर उन्होंने खूब एंजॉय किया। यहाँ पर एक्टिविटीज की हैं और कई लोगों ने पोएम्स सुनाई हैं और भी चीजें सुनाई बताई हैं, तो एक अच्छा हेल्दी एटमॉस्फियर है। आज आप बच्चों को यहाँ थाने लेके आए, क्या शिक्षा दे रहे हैं? सर ये सोशली एक प्रोग्राम था, बच्चों को पुलिस के लिए अवेयरनेस सिखाने के लिए लाए थे कि बच्चों को पुलिस से डरना नहीं है और जो पुलिस को देख के घबरा जाते हैं ना बच्चे, तो वो नहीं करना है उनको। पुलिस हमारी सहायता के लिए होती है और ये एक ऐसे रियल हीरोज है जो हमारे हर उसमें काम आते हैं। इन्हें डरना नहीं है, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ऑल डेंजर्स, हमें हर खतरों से बचाते हैं ये। तो हम ये बच्चों को एक जागरूकता दिखाना था हमको कि ये बच्चे आए और पुलिस से मिले और इनके बारे में जाने और ये जाने कि ये कोई ऐसा वो नहीं है कि खतरे वाली चीज है, ये हमें अच्छी चीजें सिखाते हैं और अच्छी बातें हमें यहाँ पे आके सीखने को मिली। तो यही हमारा मेन पर्पस था यहाँ पे आने का और बच्चों को विजिट कराने का। अच्छा, बच्चों ने अभी ये लॉकअप देखा, जो बोला कि हम जेल नहीं जाएंगे जी, उनको कुछ आभास था कि मतलब ये सब होता है? सर ये सारी चीजें टीवी प्रोग्राम्स पे ये सारे देखते हैं, बहुत सारे कार्टून्स पे देखते हैं बच्चे, तो इन्हें लगता है कि जेल में सिर्फ कुछ सारी चीजें बस बुरी ही होती है। तो यही सारी चीजें हमें अवेयर करवाना था कि नहीं, जेल में होता है जो, तो सब चीजों के लिए सारे नहीं रहते वहाँ पे कि सभी वहाँ पे रहते हैं। तो एक नियम कानून होता है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पे ही वहाँ पे जो भी जा रहा है तो उस अकॉर्डिंग ही जाता है। तो इस बच्चों पे ये भी अवेयरनेस कराना कि जेल देखकर बच्चे जो घबरा रहे तो उससे घबराना नहीं है, ये डर नहीं पैदा होना चाहिए बच्चों में। बच्चों कैसे महसूस कर रहे हैं यहाँ आके जब ये चीजें? दे आर ऑल हैप्पी, बहुत खुश है ये कि हम पुलिस अंकल से मिले, पुलिस अंकल से हमने बातें की और बहुत अच्छा लगा उनको वहाँ पे विजिट करके। इस बार 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या का योग बन रहा है। क्या होती है सर्वपितृ अमावस्या और कैसे करते हैं तर्पण, पूरी जानकारी दे रहे हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संदीप शुक्ला।
कल जो है सर्वपितृ अमावस्या है। 21 तारीख को जो है सर्वपितृ अमावस्या पड़ रही है। अमावस्या का दिन जो है पितरों के लिए जो है विशेष दिन होता है। 15 दिन जो है पितरों का होता है। 15 तिथियां जो हैं, 16 तिथियां जो हैं पितरों की पड़ती है। पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक जो है पितर रहते हैं। पितरों के लिए दान पुण्य, तिलांजलि, जलांजलि, श्राद्ध और भोजन आदि जो है ब्राह्मणों को कराया जाता है। पड़ रही है। अमावस्या का दिन जो है पितरों के लिए जो है विशेष दिन होता है। 15 दिन जो है पितरों का होता है। 15 तिथियां जो हैं, 16 तिथि तो जो है अमावस्या, सर्वपितृ जो अमावस्या होती है तो पितर जो है अमावस्या तक जो है ठहरे रहते हैं। तो आप अगर अमावस्या को चाहें तो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो उसकी श्राद्ध कर सकते हैं और साथ में जो है तिलांजलि, जलांजलि दे सकते हैं। पितरों को जो है भोजन करा सकते हैं और ब्राह्मणों में भोज करा सकते हैं। और जो भी कुछ आप श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों के लिए करना चाहते हैं वो अमावस्या को आप कर सकते हैं। तो जिन लोगों को भूल हो गई है, जो लोग नहीं कर पाए हैं, किसी तरह उनको रुकावट आ गई है, अपने पितरों का जो है 15 दिन तक जो है होम हवन अग्नि ये सब नहीं कर पाए, तो जो है आप चाहें तो अमावस्या के दिन जो है होम है, हवन है, ब्राह्मण भोज है, जलांजलि हो रहा, पित्रांजलि हो रहा, सब दे सकते हैं। पितरों को जो है उनके उद्यान, उनके कल्याण, उनकी सदगति और मोक्ष आदि के लिए जो है अमावस्या पड़ रही है। इसमें आप लोग जो है सब जो है पितरों के कार्य को करें, जिससे जो है पितर आपके खुश होकर जो है वैकुंठ और पितृलोक को जाए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और बी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए BCom LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहाँ शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। Admission open, so visit today Pentium Point Group of Institutions रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक Pentium Point Group of Institutions रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। Yes, one and only Pentium Point Group of Institutions रीवा। शहर के एक निजी विद्यालय में रिव्यूट रीवा साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों ने एक से बढ़कर एक मॉडल पेश किए। रीवा की एक निजी स्कूल में रिव्यूट रीवा साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रिटायर्ड चीफ इंजीनियर UV सिंह, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आरती तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर मॉडल साइंस कॉलेज एवं और डॉक्टर अंशु रानी पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन्वायरमेंटल बायोलॉजी डिपार्टमेंट APSU उपस्थित रही। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। इसके बाद साइंस मॉडल की प्रस्तुतियां की गई, जिसमें कई तरह के मॉडल बच्चों ने पेश किए। इस दौरान सीनियर ग्रुप में प्रथम पुरस्कार कक्षा 10वीं के छात्र ऋषित चतुर्वेदी को मिला, जिसने स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक बनाई, जो कि भविष्य में नेत्रहीनों को मदद देगा। जूनियर वर्ग में संयुक्त रूप से प्रथम पुरस्कार कक्षा 6वीं के छात्र अनुपम द्विवेदी को ग्रामीण इलाकों में वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोजेक्ट एवं कक्षा 4 के छात्र विकल्प द्विवेदी को मिला।
विद्याशिल्प की डायरेक्टर अनुराधा श्रीवास्तव ने सभी अतिथियों का सम्मान किया। अक्षरों के यहाँ पे मैंने डिस्प्ले करा है कि यहाँ पे एक इकट्ठा हो रही है, तो उसके बाद जब वो आपका रेनफॉल में वो अपन इसको अगर बरसात का एक रेनफॉल ग्राउंड लेवल पे जब आ रहा है तो वो मल्टीपल अपने फॉरेस्टर्स को ग्रोथ ऑलमोस्ट डेड कर दे रहा है। आगे जाके ऐसे करते करते हमारे वो ख़राब हो रहे हैं, लेकिन अब इसका कंक्लूजन ये है कि नेचुरल रिसोर्सेज पे तो हम कुछ नहीं कर सकते जैसे वॉल्केनोज वगैरह में, बट हमारे कंट्रोल हमारे हाथ में, जैसे फैक्ट्रीज वगैरह, पोल्यूशन कार से जो हो रहा है, इस सब पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।